हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हमने बता दिया नर्सिंग क्या होती है, उसकी बेसिक जो फंडामेंटल होती है वो हमने बता दिया। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं, नर्सिंग का काम क्या होता है। ठीक है, तो नर्सों का जो काम होता है वो क्या होता है अब हम लोग पढ़ेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम नर्सों का होता है नमूने एकत्रित करना, मतलब सैंपल को कलेक्ट करना होता है पहला काम। ओके, इसमें क्या करते हैं, जो रोगी होते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उसके निदान या उनके जाँच के लिए अलग अलग शरीर से नमूने कलेक्ट किया जाता है एक नर्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो नमूना होता है वो मूत्र कलेक्ट करना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे मूत्र कलेक्ट होते हैं, कितने तरीके से होते हैं। तो दो तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं। पहला जो होता है इन्वेसिव, ठीक है, और दूसरा नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव क्या होते हैं कि इसमें एक ऑपरेशन के दौरान इसमें ऑपरेशन करके मूत्र को सीधे ही मूत्रीय तंत्र से कलेक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसेप्टिक तकनीक। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक बोला जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू डायरेक्ट मूत्रीय तंत्र से, यूरिनरी सिस्टम से मूत्र को कलेक्ट करना एसेप्टिक टेक्निक कहलाता है। और एक होता है नॉन इनोवेशिव। ठीक है, नॉन इनोवेशिव में क्या होता है, इसमें कोई ऑपरेशन या कोई चीरा वगैरह नहीं लगता, ये डायरेक्ट आपका मतलब बिना चीरा लगाए बिना ऑपरेशन किए इसको मूत्र को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस जो होता है क्लीन कैच। क्लीन कैच में क्या होता है, ये जो है ना बच्चों में मूत्र इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन यह उन बच्चों में मुश्किल है जिन्हें अपने मूत्र का होना ज्ञात ही नहीं होता। मतलब जो बच्चे होते हैं ना जिनको समझ नहीं होती, उनके लिए क्लीन कैच सही नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा टेक्निक यही होता है। इसमें क्या क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मूत्र इकट्ठा करने के पहले जो अजननांग होते हैं उसको साफ पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। फिर मरीज की जो मध्य धारा होती है मूत्र का, उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मध्य धारा को। उसके बाद इसमें क्या होता है, यदि मरीज में कैथेटर लगा हो, यदि मरीज में कैथेटर लगा हो तो कैथेटर को क्लैंप करके सिरिंज से सेप्टिक विधि द्वारा मूत्र को खींचा जा सकता है। अगर क्लैंप मतलब अगर उसमें अगर आप देख रहे हो कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, मरीज में, तो फिर ये क्लीन कैच विधि नहीं काम कर रही है। फिर वहाँ पे क्या कर रहा है, एसेप्टिक टेक्निक यूज हो रहा है। एसेप्टिक टेक्निक में क्या होता है, डायरेक्टली सिरिंज डाल के मूत्र को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है मूत्र बैग के द्वारा मूत्र को इकट्ठा करना। इसमें क्या होता है, मूत्र बैग में ये कम घातक होता है और सामान्य विधि है, ये सबसे कम घातक होता है। इसमें मूत्र को इकट्ठा करने के क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करके मूत्र बैग को चिपकने वाली जो टेप होते हैं उससे पैरों के पास बांधकर मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, और ये सबसे आसान तरीका होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्रोसेस होता है कैथेटराइजेशन। ठीक है, कैथेटराइजेशन के दौरान भी मूत्र को इकट्ठा किया जा सकता है नॉन इन्वेसिव में। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है सुप्राप्यूबिक सक्शन। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा मूत्र को बाहर अथवा अंदर खींचा जाने वाली एक सुई होती है, जिसको पेट के भित्ति से अंदर मूत्राशय में मूत्र को सैंपल कलेक्ट करने के लिए डालते हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, नीडल डाल के मूत्र को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस और होता है, ये प्रोसेस क्या है, 24 आवर में मूत्र इकट्ठा करना जो होता है ना, इस विधि से अभिरक्षक एजेंट, जिसमें कुछ अभिरक्षक एजेंट मतलब जैसे कि मूत्र में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, जैसे कि आप देख लो बोरिक अम्ल हो गया, सांद्र फॉर्मेलिन हो गया, क्लोरोफॉर्म होता है, ये कुछ मिलाए जाते रसायन, और उसके बाद मूत्र बैग को डाल दिया जाता है और मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, क्योंकि ये रसायन क्या करते हैं, मूत्र सांद्रण को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है मूत्र को कलेक्ट करने का। अब हम लोग देखते हैं मूत्र के कुछ अवयव। मूत्र के अवयव क्या क्या होते हैं। तो पहला प्रोटीन,
ये सामान्य में 15 mg/dl से कम होते हैं और असामान्य में 30 mg/dl से अधिक होते हैं। ठीक है, अगर सामान्य होगा तो ये रेंज रहेगा, असामान्य में ये रहेगा। ठीक है, और डायग्नोसिस को क्या कहते हैं, यूरोलॉजिकल या फिर नेफ्रोलॉजिकल। ठीक है, यूरोलॉजिकल या नेफ्रोलॉजिकल असामान्यता इसको बोला जाता है, इसके डायग्नोसिस को। चलिए इसके बाद देखते हैं मूत्र में ब्लड का क्या योगदान रहता है। ब्लड, जो सामान्य मनुष्य होते हैं उसमें ब्लड नहीं होते, नील होते हैं, लेकिन असामान्य में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं 5 to 20 RBC। ठीक है, माइक्रोलीटर में 5 to 20 RBC आपके ब्लड के RBC सैंपल रहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, यूरोलॉजी या नेफ्रोलॉजिकल रुधिर स्राव असामान्यता इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं लीकोसाइट्स क्या होते हैं। तो सामान्य में लीकोसाइट्स नहीं होते, लेकिन असामान्य में 10 WBC/μl में ये पाए जाते हैं। और मूत्र में पश होना, इसको बोला जाता है मूत्र में पश। उसके बाद है नाइट्रेट मूत्र परीक्षण। इसमें सामान्य इंसान में तो ये नील होता है, लेकिन असामान्य में 7.5 × 102 पर mg/dl ये होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन। अगर ये प्रेजेंट होता है मूत्र में तो बोला जाता है यूरिन इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ग्लूकोज का स्तर क्या होता है। ग्लूकोज का स्तर सामान्य में भी होता है और असामान्य में भी होता है। सामान्य में क्या होता है 30 और असामान्य में 75 to 125 तक ये चल जाता है। ठीक है, ये रेंज में दिया गया, तो असामान्य में ज़्यादा हो जाता है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। इस ग्लूकोज के ज़्यादा स्तर के आ जाने से उसको बोला जाता है डायबिटीज़। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का क्या स्तर रहता है, कीटोन तो नहीं रहते सामान्य में, लेकिन असामान्य में क्या होता है, ये 5 to 10 पाए जाते हैं और इसको बोला जाता है कीटो एसिडोसिस या फिर भूखा रहना। इस डायग्नोसिस को बोला जाता है कीटो एसिडोसिस। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कीटो एसिडोसिस में असामान्य अवस्था में कीटोन का कितना मात्रा होता है, तो 5 to 10 mg/dl। ओके, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, सामान्य में भी रहता है बिलिरुबिन, ये 2 × 102 mg/dl और असामान्य में ये बहुत कम रहते हैं 0.4 to 0.8। ठीक है, और इसको बोला जाता है लीवर की बीमारी, लीवर डिजीज बोला जाता है। अगर बिलिरुबिन की मात्रा अगर इस तरह से हो तो इसे लीवर डिजीज माना जाता है। नेक्स्ट है यूरोबिलिनोजन। ठीक है, ये क्या होता है, सामान्य में 1 mg/dl होते हैं और असामान्य में क्या होते हैं 2 mg/dl के करीब आसपास होता है। और इसको बोला जाता है लीवर गॉल ब्लैडर या फिर मूत्राशय पित्ताशय की जो बीमारी, इसको माना जाता है। ठीक है, इसके डायग्नोसिस को पित्ताशय की बीमारी माना जाता है। इस तरह से आप देखोगे कि आपको मूत्र के कुछ अवयव देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मूत्र परीक्षण, यूरिन टेस्ट क्या होता है। तो मूत्र परीक्षण में क्या होता है, एक होता है ठंडा गर्म परीक्षण, कोल्ड हॉट टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें जो होता है ना ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें मूत्र एल्ब्यूमिन ज्ञात करने के लिए गर्म ठंडा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन की मात्रा होती है उसको जानने के लिए इसको बोला जाता है ठंडा गर्म परीक्षण। ओके, उसके बाद देखिए शर्करा जांच करने के लिए क्या बोला जाता है, बेनेडिक्ट फेहरलिंग्स परीक्षण। ठीक है, बेनेडिक्ट ये वाला शर्करा जांच के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद पित्त वाइल जांच के लिए क्या किया जाता है, तो सल्फर परीक्षण किया जाता है, इसको हे परीक्षण भी बोला जाता है। और इसमें आयोडीन परीक्षण भी शामिल होता है। ठीक है, सल्फर और आयोडीन परीक्षण किया जाता है पित्त का मात्रा जानने के लिए। ओके, तो आज का जो जितना भी मैंने डिटेल्स दिया, ये सब मूत्र सैंपल कलेक्ट करने की विधि बताया। इसके बाद मैं दूसरा सैंपल के बारे में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और पूरा सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूरा सीरीज देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक PDF भी बनाया हुआ है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने उस PDF में सेलेक्ट किया है, तो उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।